नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग पौधे में परिवहन किस तरह से होता है इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। पौधे में परिवहन, पहले परिवहन क्या होता है? परिवहन उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोत से प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाना और कोशिका में बने अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देने की क्रिया को ही परिवहन कहते हैं। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह। परिवहन मतलब क्या होगा कि किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की क्रिया को क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। अब पौधे में परिवहन क्या होगा? तो पौधे में परिवहन होगा कि पदार्थों को एक भाग से अवशोषित करके और उसको आवश्यकता अनुसार दूसरे भाग में ले जाने की ही क्रिया को क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। अब परिवहन जो होता है वो पौधे जो होता है बहुत निम्न कोटि के पौधे, जैसे शैवाल है, युगलिना है, क्लेमाइडोमोनस है, ये एक कोशिकीय पौधे होते हैं। इसमें जो पोषण होता है, इसमें जो परिवहन होता है, पदार्थों का परिवहन होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। यानी एक कोशिकीय पौधे में पदार्थों का परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण क्रिया क्या होता है? विसरण क्रिया होता है कि पदार्थों का एक अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने की ही क्रिया को क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने की क्रिया को ही विसरण कहेंगे। जैसे आप जल ले लीजिए, जल का क्या है? जल पतला होगा। और स्याही ले लीजिए यानी इंक ले लीजिए, तो वो इंक का जो सांद्रता होगा वो ज़्यादा यानी वो गाढ़ा होगा, इंक गाढ़ा होगा और जल क्या होगा? पतला होगा। तो इंक का सांद्रता ज़्यादा है और जल का सांद्रता कम है, तो एक बूंद इंक अगर हम जल में डालेंगे तो क्या होगा? वो इंक पूरा जल में स्वतः मिलते रहेगा, फैलते रहेगा जब तक कि विलयन क्या हो जाए? समान न हो जाए। तो इसी को कहते हैं विसरण कहते हैं कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र यानी स्याही और कम सांद्रता वाले क्षेत्र यानी पानी में मिल जाने के, स्वतः मिल जाने की ही क्रिया को कहेंगे विसरण क्रिया कहेंगे। तो जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे आप देखेंगे कहीं पर कद्दे लग गया, अब वहाँ पे जो हरा हरा रहता है उसी को क्या कहते हैं? शैवाल। हरा हरा, जैसे तालाब में आप जाएंगे और तालाब का पानी क्या होगा? हरा हरा दिखेगा, वो क्या होता है? एक कोशिकीय जीव यानी शैवाल होते हैं। उसी तरह का युगलिना है, या कहीं कहीं पर दीवार पे अगर लगातार पानी गिर रहा है तो वहाँ पर दीवार हरा हो जाता है, ये हरा चीज़ क्या है? ये शैवाल है। और ये एक कोशिकीय होते हैं, उसमें जो पदार्थों का परिवहन होता है वही विसरण क्रिया द्वारा होता है। यानी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में पदार्थों का परिवहन होता है। तो ये हो गया आपको विसरण क्रिया। अब जो ज़्यादा बड़ा है, भगवान ने भी सोचा कि अगर मान लो ज़्यादा बड़ा पेड़ पौधा हो गया, जैसे नीम का है, आम का है, तो उसमें विसरण क्रिया द्वारा पदार्थों का परिवहन कैसे होगा? यानी जो जल में सोडियम, फास्फोरस, लोहा, नाइट्रोजन है, वो सारे चीज़ यहाँ से विसरण क्रिया द्वारा अगर ले जाएंगे तो वर्षों लग जाएगा, 4 साल 5 साल लग जाएगा विसरण क्रिया द्वारा पत्ता तक पहुँचने में। इसलिए उन्होंने उनके जो तना है, उनके जो शरीर है, पौधे के जो शरीर है, उसमें क्या बना दिया? नली बना दिया। 2 नली बनाया जो ऊतकों का बना होता है, और ये नली है जाइलम और फ्लोएम है, यानी जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक का काम है कि मिट्टी में जो जल होते हैं और खनिज लवण होते हैं, जल में घुले हुए खनिज लवण होते हैं, उसको जड़ से कहाँ तक? पत्ते तक पहुँचा देना। जाइलम ऊतक यानी जाइलम जो ये नालिका है, ये जो आपको नली दिख रहा है जाइलम नलिका, ये आपको जल और जल में घुलित खनिज लवणों को जड़ से कहाँ तक? पत्ते तक पहुँचा देना। ये हमेशा एक दिशीय होता है, यानी हमेशा नीचे से ऊपर एक दिशीय होता है, यानी हमेशा कच्चे खाद्य पदार्थों को यानी जल और जल में घुलित खनिज लवणों को ये हमेशा मूल रोम से कहाँ तक पहुँचाएगा? ये पहुँचाएगा आपको पत्ता तक पहुँचाएगा। अब पत्ता में क्या होगा? पत्ता में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है, और क्लोरोफिल रहने के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। पत्ता में क्लोरोफिल रहता है और क्लोरोफिल के ही कारण पत्ता का रंग हरा होता है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए वायुमंडल से क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है,
और पत्ता में क्लोरोफिल रहता है। और कच्चे खाद्य पदार्थ, जो कच्चे खाद्य पदार्थ रहते हैं, जल, खनिज, लवण, जो भी रहता है, सोडियम, पोटेशियम, जो भी उसको पोषक तत्व चाहिए वो जल में घुलित होकर पत्ता तक पहुंच जाता है। तो ये हो गया आपको पोषक तत्व। और क्या होता है, वायुमंडल से आपको क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कहाँ पर, पत्ता में। इसीलिए पत्ता को फूड फैक्ट्री या पौधे का, पेड़ पौधे का रसोई घर कहा जाता है, वहीं पे भोजन बनता है। अब यहाँ पे भोजन बन गया, अब भोजन को वो हर एक जगह तक पहुँचाने वाला भी अलग नली होना चाहिए। तो अलग नली को जो होता है वो होता है फ्लोएम ऊतक। तो खाद्य पदार्थ बन गया, उस खाद्य पदार्थ को फ्लोएम ऊतक ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ पहुँचाएगा। इसीलिए फ्लोएम ऊतक द्विदिशीय होता है, दोनों तरफ, यानी ऊपर भी नीचे भी। तो द्विदिशीय यानी फ्लोएम ऊतक भोजन को क्या किया, ऊपर भी पहुंचाया, नीचे भी पहुंचाया, यानी शीर्षस्थ पात पर भी पहुंचाया ताकि ये वृद्धि कर सके। नीचे भी उसको पहुंचाना है तो कि जड़ आगे पहुंचेगा तब तो आगे का जो खनिज लवण है उसको वो ग्रहण कर सकेगा, अवशोषित कर सकेगा। और फिर उसको पहुँचाने का काम कौन है, जो पहुँचाने का काम कौन है, जाइलम ऊतक करेगा। इसको वृद्धि करने का काम कौन करेगा, फ्लोएम ऊतक। यानी फ्लोएम ऊतक खाना को पहुँचा देगा तो ये वृद्धि होगा, आगे जाएगा, आगे जो खनिज लवण होगा उसको ये अवशोषित कर लेगा। कहाँ से, मूल रोम से। और ये जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं ये मूल रोम से क्या करते हैं, ये जल और जल में घुलित खनिज लवणों को विसरण क्रिया द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करके ये कोशिका को दे देते हैं। कोशिका क्या करेगा, ये जाइलम ऊतक को दे देते हैं और जाइलम ऊतक धीरे धीरे क्या करते हैं, ये पत्ता तक पहुँचा देता है। अब ये जल और जल में घुलित जो खनिज लवण है पत्ते तक पहुँचाता है। तो पत्ते में क्या रहता है, रंध्र रहता है, स्टोमाटा। ये रंध्र में क्या होते हैं, दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उसमें वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहेंगे, तो जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन होना ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी जल का निष्कासन कहाँ से होगा, रंध्रों के द्वारा होगा। किसके रूप में होगा, ये वाष्प के रूप में होगा। और ये वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब देखो, मान लो ये जल क्या हो रहा है, धीरे धीरे वाष्प होकर ऊपर जा रहा है। तो इसमें पौधे में क्या होगा, जल की कमी होगा, यहाँ पे जल की कमी होगा। धीरे धीरे ये जल आगे जा रहा है, यहाँ पे वाष्प होकर निकल रहा है। तो ये क्या होगा, ये जल की कमी होगा। और जल की कमी होगा तो इधर से क्या होगा कि मिट्टी में जो भूमि का जो परासरण दाब है वो क्या होता है, कम। और जो मूल रोम की कोशिका है उस कोशिका रस का परासरण दाब ज़्यादा होने के कारण इसमें विसरण क्रिया द्वारा क्या होगा, इसमें घुलित जल और खनिज लवण चले जाएंगे। कहाँ पर, जाइलम ऊतक के द्वारा कहाँ तक, पत्ते तक पहुँच जाएंगे। तो परासरण दाब क्या होता है, परासरण होता है कि कम सांद्रता वाले पदार्थों का कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में की ओर जाने को ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो इसमें पेड़ पौधे में परासरण दाब कोशिका रस का ज़्यादा होता है और भूमि के जो जल होते हैं उसका परासरण दाब कम होता है। इसीलिए विसरण क्रिया द्वारा यानी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में क्या होगा, जल पहुंच जाएगा और ये जाइलम ऊतक द्वारा पत्ते में पहुंच जाएगा। जाइलम क्या होता है, एक मृत ऊतक है और जाइलम द्वारा ही जल और खनिज लवणों का पत्ते तक पहुंचता है। और जो ये फ्लोएम होता है वो जीवित कोशिका होती है और इसमें जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। इसीलिए जाइलम को जल संवहन ऊतक कहते हैं, फ्लोएम को खाद्य संवहन ऊतक कहते हैं। यानी खाद्यों का क्या करता है, खाद्य पदार्थों को क्या करता है, वो संवहन यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। जब जाइलम और फ्लोएम दोनों ऊतक मिला करके सम्मिलित रूप से उसको संवहन मंडल कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।